अब आज तो परेशान करेगा ही। बोले क्या बताना। उभयधर्मी ऑक्साइड लिखो। उभयधर्मी ऑक्साइड छोटा छोटा चीज़ है, ये उतना मायने नहीं रखता। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड लिखो। अधिकांश धातुओं, कल क्या पढ़ाए थे याद है? धातु, अधातु, उपधातु, गुण। अच्छा ये कल ही बताया था ना। धातु क्या है? जिसे जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करता है और जो आघात वर्ध हो तथा तन हो उसे धातु कहते हैं। और जिसमें ये सब गुण नहीं होगा वो अधातु होगा। उपधातु क्या होता है? धातु और अधातु के गुण जो पाया जाता है उपधातु होगा। ठीक है। धातु के गुण कौन कौन है? धातु में चमक होता है, धातु कठोर होता है, आघातवर्ध होता है, तन होता है, उष्मा एवं विद्युत का चालन करता है, और क्वथनांक एवं गलनांक कुछ होता है। कुछ छोड़ दे तो अपवाद सब में है। यह सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी काटा जा सकता है। कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु, अधातु, ब्रोमीन। धातु अगर पूछेंगे तो भले बोलना है। पारा लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? लिखो। अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड, अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड, हो सकता हल्ला उल्ला होगा घर और कुछ। अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्ल क्षार में भी हम बताए थे कि अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हाँ, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अधिकांश धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधिकांश धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एकदम माइंड में सेट कर लेना है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होता है। अधिकांश धात्विक ऑक्साइड या अधिकांश धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड, कुछ धातु के ऑक्साइड, कुछ धातु के ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। कुछ धातु के ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। कुछ धातु के ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। कुछ धातु के ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। कुछ धातु के ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। अतः वे क्षारीय प्रकृति और अम्लीय प्रकृति, या कहो अम्लीय प्रकृति तथा क्षारीय प्रकृति, अतः वह क्षारीय प्रकृति तथा अम्लीय प्रकृति दोनों को दर्शाते हैं। दोनों को दर्शाते हैं मतलब कुछ ऐसे भी धातु हैं जिसका ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होता है। कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे भी है जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऐसे ऑक्साइड को ही, या धातुओं के इसी ऑक्साइड को, या ऐसे धातु के ऑक्साइड को ही, ऐसे धातु के ऑक्साइड को ही, आगे पीछे लिखो ना उतना नहीं कटता है, आप समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे धातु के ऑक्साइड को ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।
ऐसे धातु के ऑक्साइड को ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखें, ऐसे धातु के ऑक्साइड को ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे धातु के ऑक्साइड को ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। 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 अब एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे एग्जांपल लिखे हैं तो रिएक्शन भी लिख लेते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जानते हैं Al2O3, ये कैसे होता है, ये सब समझावल है। यहाँ 3 के मतलब है कि एल्युमिनियम के वैलेंसी है, और यहाँ 2 के मतलब है कि ऑक्सीजन के वैलेंसी है। इसका रिएक्शन करवा दो किससे, HCl से। मतलब आप कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये जो दिखाई दे रहा है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो चलेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड और इसका रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं, HCl अम्ल है, खाली अम्ल बोलो ना भाई, अम्ल से काम चल जाएगा तो रिएक्शन हो जाता है। और हम जानते हैं कि अधिकांश धात्विक ऑक्साइड कौन से प्रकृति के होता है, क्षारीय। तो ठीक है, यहाँ भी कौन से प्रकृति के है, क्षारीय। यहाँ पर भी किस तरह के प्रकृति को दिखा रहा है, क्षारीय। क्यों, कहे कि यहाँ पे ही अम्ल है तो इसका मतलब वो क्या है, क्षार है। और रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद लवण बनेगा और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट क्या होगा, H2O। लवण कैसे बनेगा, तो एल्युमिनियम के साथ में यहाँ से क्लोरीन आके लग जाएगा, Al और Cl संभल के लिखना है। क्लोरीन के वैलेंसी कितना, यहाँ 1 लिख दो, लेकिन एल्युमिनियम के वैलेंसी कितना, 3, तो AlCl3 और H2O। अब यही बेस के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन बाद में जरा रुक के। अब आते हैं जिंक ऑक्साइड, ये सही है, ध्यान से अगर देखोगे तो जिंक के वैलेंसी कितना, जिंक के वैलेंसी 2, ऑक्सीजन के वैलेंसी 2, दोनों आपस में कट गया था, कट के कितना हो गया, 1। जिंक ऑक्साइड अब फिर से रिएक्शन करवा दीजिए, कोई भी उठा लो ना, मान लो कि HCl उठा लीजिए, या सपोज दैट H2SO4, ये भी एसिड है। ध्यान देना, ये अम्ल है और वो जिंक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है। धात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। ये क्षारीय ऑक्साइड रिएक्शन करवाइए तो इतना तो कन्फर्म है कि H2O बनेगा, और साथ ही साथ जिंक सल्फेट ZnSO4। यहाँ जो देखे ना, ये अम्ल है, ये अम्ल है, तो जाहिर सी बात है कि जो धात्विक ऑक्साइड है, मतलब हम लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड। इसका बिहेवियर कैसा है, अम्ल के जैसा या क्षार के जैसा, क्षार के जैसा, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, अम्ल के साथ। यानी कि यहाँ पर बिहेवियर दिखा रहा है कैसा, क्षारीय। कैसे पता चला, अरे क्योंकि बना है पानी, और हम ही कह सकते हैं जो बना है लवण, ये भी है लवण, भले ही धात्विक लवण हो, मेटेलिक सॉल्ट हो, लेकिन बना तो वही है। तो अभी तो क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन अम्ल से करवाएं, मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन अम्ल से करवाएं। अब यही वाला रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे, पहले इसको लिख लो, बेस के साथ, सेम बेस के साथ रिएक्शन करेगा यही ऑक्साइड। हालांकि बैलेंसिंग देख लेना, कोई ज़रूरी नहीं कि बैलेंस होल रहे।
हो गया। एक बार चेक ज़रूर कर लेना बैलेंस है भी कि नहीं है। जो बैलेंस है नहीं होगा, कहाँ नहीं है, ऊपर। ऊपर बैलेंस नहीं, बोलो बैलेंस कैसे करेंगे। एल्यूमिनियम 2 गो, यहाँ एल्यूमिनियम 1 गो, यही 2 से गुना कर दो मैं, बैलेंस हो गया। नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। यहाँ क्लोरीन हो गया कै गो, 3 दूनी 6, और वहाँ क्लोरीन कै गो है, गड़बड़ा गया। अब यहाँ 6 गुना करे पड़ेगा तभी न, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6 गो, हाइड्रोजन इधर 2 गो, हाइड्रोजन कै 3 से, तो ऑक्सीजन गड़बड़ 3 गो, और ऑक्सीजन उधर भी 3 गो, बैलेंस हो गया। हो गया। रुको, अगर हो गया तो लिखना बंद करो और ध्यान दो कितना देरी में। सेम यही वाला ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ही रिएक्शन अब करवा देना है बेस से। मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान देना है कि आम्ल नहीं है, हम कहेंगे ये क्षारक है, मतलब बेस है। और ये तो अभी भी वही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब अगर इसका रिएक्शन आप क्षारक के साथ करवा रहे हैं, कहानी खत्म। अगर यही क्षारक है तो इसको क्या बोलेंगे। अरे अगर ये बेस है तो उसको थोड़ा बेस बोलेंगे, इसको कहेंगे क्या है, एसिड के तरह। ये अब एसिड के तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके साथ भी रिएक्शन होता है तो 100% की प्रोडक्ट वैसने कुछ मिलता है, पानी और बीच में बदलेगा। सोडियम एल्यूमिनेट इसको बोलते हैं, NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये भी सॉल्ट ही है, हालांकि बैलेंस नहीं हो, बैलेंस करे पड़ेगा। सोडियम एल्यूमिनेट समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, याद रखिएगा। नहीं आता है तो कहाँ समझ में आएगा। जिसमें केमिकल बॉन्डिंग अब जानते नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, आपको यादें रखना होगा कि ऐसे होगा। बाकी अब समझोगे तो एल्यूमिनियम के वैलेंसी कितना, 3। एल्यूमिनियम के वैलेंसी 3, इसका तीनों वैलेंसी कैसे शेयर हुआ होगा, तो 1 सोडियम से 2 ऑक्सीजन से। अब कैसे हुआ नहीं हुआ वो सब समझ गए, फिर एक में रह जाएंगे। तो याद रखो, जब कभी लगे 12th में पढ़ाएंगे तो उसमें अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो देख लेना या 11th में। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का ही रिएक्शन करवा देना है। मान लो यही उठा लेते हैं, सपोज दैट यही बेस उठा लेते हैं NaOH, इससे रिएक्शन करवा दीजिए, क्या होगा। तो सोडियम हटेगा और जिंक के साथ में जाके लग जाएगा। फिर सोडियम पे प्लस और जिंक पे भी प्लस, फिर भी रिएक्शन होगा उल्टा पुल्टा। और ये जो होगा अजीब तरह का रिएक्शन होगा, Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये भी सॉल्ट, इधर मिलेगा H2O। नहीं कुछ समझ में आता, अरे छोड़ो ना यार, तो उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं बोले हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। जब वो अम्ल के साथ रिएक्शन कर लेगा तो वैसे सिचुएशन में बोलेंगे कि वो क्षार है। लेकिन अगर यही जब क्षार के साथ रिएक्शन कर लेगा तो ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे कि अम्ल है। जैसे जिंक ऑक्साइड अम्ल के साथ रिएक्शन किया तो वहाँ पे क्षार है, जब इसके साथ रिएक्शन किया तो क्षार था, इसके साथ रिएक्शन किया तो अम्ल है। तो तुमसे तो परीक्षा में यही पूछेगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, बस। और कुछ उल्टा पुल्टा इतना रिएक्शन नहीं। तो वैसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं धातु के, वैसे ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या लिखे हो। अधिकांश धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्षारीय वाला तुमको समझ में भी आएगा, क्षारीय वाला समझ में आ गया सर, अम्लीय वाला नहीं समझ में आता। तो काम चलाने के लिए अभी बोलेंगे कि याद रखो। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, अर्थात आज परेशान करेगा ये। खैर, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अम्ल तथा क्षार के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, अर्थात उसकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती है। और ऐसे धातु के ऑक्साइड को ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आगे फिर बताइए क्या बताना। एनोडीकरण उसको भी लिख लीजिए, उसको भी ज़्यादा नहीं खींचना चाहते क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस, अब पढ़ने नहीं इलेक्ट्रोलाइसिस तुमको,
10th में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने नहीं है बिहार बोर्ड में, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है 12th क्लास में। अब हम तुमको बताएं इलेक्ट्रोलाइसिस तो अलगे माथा पेची वो समझाइए सर एनोड कैसे हुआ, कैथोड कैसे हुआ, तुमको पढ़ने नहीं है। जैसे कोई पूछ देगा कि एनोड किसे कहते हैं, एनोड किसे कहते हैं, आप नहीं बता पाइएगा। बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, एगो एनोड और एगो कैथोड। जिस टर्मिनल के तरफ एनायन जाता है उसको बोलते हैं एनोड, और जिस टर्मिनल के तरफ कैटायन जाता है उसको बोलते हैं कैथोड। अभी टर्मिनल क्या होता है, जितना तह में जाओगे ना उतने हाफ इलेक्ट्रोड को ही टर्मिनल कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो कह रहे हैं ना जितना तह में हिलोगे उतने हिलते चले जाओगे, इसलिए सिंपल लिख लीजिए। लिखो लिखो, आज ज़्यादा परेशानी होगा, जल्दी जरा बंद करेंगे कि एनोडीकरण, 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 बाकी टॉपिक कल बता देंगे। एनोडीकरण, 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 एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत, 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 एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को या बनने की प्रक्रिया को, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनने की क्रिया को, बनने की क्रिया को, बनने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग, ANODISING, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग। ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है। लिखिए रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, बस इसको बता छोड़ देंगे आज। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज लिखावल है कब, ये कब पढ़ा दिए रिएक्टिविटी सीरीज? अच्छा, रासायनिक उसमें पढ़ाए थे ना। हाँ, तो वही चीज़ वह याद रखना है। जब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा रहे होंगे तब बता दिए थे, क्या क्या बताए थे। विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर या विस्थापन, हाँ वही बात है कि धातुओं का वैसा समूह जिनमें उनके सक्रियता के आधार पर घटते क्रम में ही, नॉर्मली घटते क्रम में सजाना ही, नहीं सजाना ही सक्रियता श्रेणी के, हाँ उस समूह कहलाएगा। धातुओं का वैसा समूह जिसमें धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पर घटते क्रम में सजाया जाता है, उसी समूह को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं का अच्छा तो बतावले है ना, किस चैप्टर में? अच्छा थंबनेल में लिखल होगा ना, हाँ तो रहे दो। उसमें ये भी बताए होंगे कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। केदारनाथ का माली आलू जराफीका पकाता है, क्यों हम आगे आऊँ, ये सब बताए हैं ना। हाँ, क्यों हम आगे आऊँ, पीटी, क्यों हम आगे आऊँ पीटी, इसको कह सकते हैं कि कम अभिक्रियाशील है। और केदारनाथ का माली आलू जराफीका पकाता है, थोड़ा सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है। उसमें केदारनाथ का माली तक कह सकते हैं ज़्यादा अभिक्रियाशील है। नीचे नीचे जैसे आते हैं अभिक्रियाशीलता कम होते जाता है। तो ये सब चीज़ तो सब बताया हुआ ही है, तो अब कुछ बचता नहीं। अब आता है धातुओं और अधातुओं में अंतर।
आज क्या क्या बताएं? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? सिंपल है कि वैसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, वैसे धातु के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। पहला उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। दूसरे नंबर में एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड के मोटी परत, ऑक्साइड की मोटी परत का बनना ही एनोडीकरण कहलाता है। अब एक काम कीजिए, दूगो में तो क्या होगा, 10-15 मिनट के वीडियो पे बना होगा। देखो धातु अधातु में अंतर लिख लीजिए। इतना छोटा में बाद में जब रिवीजन के लिए देखोगे तो तुमको अपने लगेगा कि क्या पढ़ रहा है। 5-10 मिनट के धातु अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर। धातु अधातु में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। धातु अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर। धातु अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर। धातु अधातु में अंतर। देखो मेरा पर्पस लिखना नहीं है, याद करवा देना है। तो एक काम कीजिए, एक तरफ लिखो धातु और एक तरफ लिखो अधातु। मतलब आप ऐसे लिख दीजिए कि धातु अधातु में निम्नलिखित अंतर है। धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु। मान लो इतना जगह काफ़ी है। जैसे इधर मान लीजिए धातु लिखे, इधर धातु और इधर लिख दिए अधातु। पहला पॉइंट दोनों में धातु में लिखेंगे। धातु चमकदार होती है, या कहो धातुएं चमकदार होती हैं। धातुएं चमकदार होती है, या डायरेक्ट बोलो ना कि धातु में चमक होती है। समझ गए तो कैसे हूँ आगे पीछे आप बोल दीजिएगा। धातुएं चमकदार होती है, या कहिए धातु में चमक होता है। धातुओं में चमक होता है। धातुओं में चमक होता है। कीवर्ड्स कि धातु में चमक होता है, धातु में चमक होता है, धातु में चमक। जाहिर सी बात है कि अधातु में चमक, अधातु में चमक नहीं होता है। अधातु में चमक नहीं होता है। तो पहला कीवर्ड बोल रहे हैं, पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि धातु में चमक होता है और अधातु में चमक होता है, होती है, होती है, आप लोग देख लीजिएगा, होती है। धातु में चमक होती है, धातुओं में चमक होती है और अधातुओं में चमक नहीं होती है। ये तात्विक पे जरा जोड़ दीजिएगा। दूसरा पॉइंट, अधातु में क्या बोल रहे हैं, धातुएं आघातवर्ध और तन्य होती हैं। 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 तो हो गया उल्टा एक। दूसरा पॉइंट इसमें बोल रहे हैं कि धातुएं आघातवर्ध और तन्य होती है। तो जस्ट एक उल्टा इसमें लिख देंगे। अधातु उल्टा, अधातु आघातवर्ध और तन्य नहीं होती है। अधातुएं आघातवर्ध और तन्य नहीं होती है, बल्कि भंगुर होती है। बल्कि भंगुर होती है। बल्कि भंगुर होती है। बल्कि भंगुर होती है। बल्कि भंगुर होते। और एक बात, धातु में चमक होता है, अधातु में चमक नहीं होता है। इसमें अपवाद है। इसमें अपवाद है। अपवाद में क्या है ना, ग्रेफाइट। अपवाद में ग्रेफाइट अधातु है लेकिन फिर भी चमकता है। और अपवाद में आयोडीन। अपवाद में आयोडीन अधातु है लेकिन फिर भी चमकता है। तो अधातु होते हुए भी जिसमें चमक होता है वो कौन है? ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होते हुए भी इसमें चमक होता है। तो वैसा अधातु जो चमकता है तो ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन।
वैसा अधातु जो चमकता है या चमकती है, वॉट एवर जो भी, वैसा अधातु जिसमें चमक होता है या चमक होती है, कौन है? ग्रेफाइट और आयोडीन। आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों अधातु होते हुए भी चमकता है या चमकती है। दूसरा पॉइंट है कि धातु आघातवर्ध होता है, जबकि अधातु आघातवर्ध नहीं होता है, तन्य नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? भंगुर। थर्ड पॉइंट, तीसरा नंबर में, धातुएं उष्मा तथा विद्युत का, धातुएं उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती है। धातुएं उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती हैं। धातुएं उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती हैं। इसमें भी अपवाद है, इसमें भी अपवाद है। कौन? सीसा, 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 ग्लास, सीसा। सीसा धातु होते हुए भी उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं है, कुचालक है। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, थर्ड पॉइंट क्या लिखे? धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। अब बाद में सीसा है, जबकि अधातु, अधातु में लिखोगे, अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। अधातुएं उष्मा और विद्युत का कुचालक होती हैं। अधातुएं उष्मा और विद्युत का कुचालक होती हैं। अब इसमें कोई तो एग्जाम्पल होगा ना जो अपवाद में आता होगा, इसमें भी अपवाद आता होगा। हम बोले हैं कि उष्मा और विद्युत का, उष्मा और विद्युत का कुचालक, अधातु तो कुचालक ही होता है। और इसमें बात करें कि उष्मा और विद्युत का सुचालक, उष्मा और विद्युत का सुचालक, तो दोनों में ही अपवाद होगा। अगर धातु में बात करें कि धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक है, तो वहाँ पर भी एगो अपवाद है। बोलो कौन? सीसा। उसमें सीसा धातु होते हुए भी उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं है, बल्कि कुचालक है। तो यहाँ पर भी अपवाद है। कौन सा धातु है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं बल्कि कुचालक है? तो बोलेंगे सीसा। सीसा कैसे लिखा था? एक रूम तो नहीं, मजाक उड़ाओगे। हमको लीड लिखे ले आता, पढ़ाना नहीं, आइए से पढ़ाना आसान होता है। क्या तलावी, जो भी रहे, तलावी सा, मूर्धनी सा, दंती सा, हाँ दंती सा, वंती सा। और इसमें कौन है अपवाद? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन फिर भी उष्मा और विद्युत का कुचालक नहीं है, सुचालक है। जबकि सीसा धातु है, लेकिन फिर भी उष्मा और विद्युत का सुचालक है, सॉरी कुचालक है। अरे नॉर्मली यही होता है कि जितना भी धातु है ना, उस सब के सब धातु उष्मा और विद्युत का क्या है? सुचालक है या कुचालक है। जितना, और अधातु, अधातु चालक है, कुचालक है। कौन सा धातु है जो कुचालक ने है? ग्रेफाइट। कौन सा धातु है जो सुचालक ने है? सीसा। अगला पॉइंट लिखिए। अपवाद सब में होगा, और यही अपवाद से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा धातु है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक है। अजीब से हमरा लगा भूकंप आ गया, सब शांत हो गए। कौन सा धातु है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। कौन सा धातु है जो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? सीसा। कौन सा धातु है? देखो सब में अपवाद है। अगर बात करें कि कौन सा, क्या बोले, अच्छा छोड़ो, कौन सा धातु है जिसमें चमक होता है? अधातु में चमक होता है। कौन से अधातु में? ग्रेफाइट और आयोडीन में। और नॉर्मली अधातु में चमक नहीं होता है। चमक किस में होता है? धातु में। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा नंबर, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। धातु में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट है। धातुएं आघातवर्ध और तन होती है, जबकि अधातुएं आघातवर्ध और तन नहीं होती है, बल्कि भंगुर होती है। धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, अपवाद में सीसा है, जबकि अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है।
इसमें भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट। चौथा पॉइंट, धातुएं ठोस होती हैं। 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 अपवाद में पारा, अपवाद पारा लिख लोगे। धातुएं ठोस होती हैं, अपवाद में पारा। धातुएं ठोस होती है, अपवाद में पारा लिख लोगे। पारा ठोस नहीं है, पारा द्रव है, उसके वजह से दिक्कत हो रहा है ना। अधातु लिखोगे। अधातु, अधातु, अधातु या अधातुएं ठोस एवं गैस होती हैं। अधातुएं ठोस एवं गैस होती हैं। अधातुएं ठोस एवं गैस होती है। अपवाद में ब्रोमीन। अपवाद में ब्रोमीन। अपवाद है ब्रोमीन। अपवाद है ब्रोमीन। अब बोले कि धातु ठोस होता है। चौथा नंबर कि जितना के जितना धातु है सबके सब ठोस होता है। उसी तरह से इधर चौथा पॉइंट कि जितना धातु है सब ठोस होगा या तो गैस होगा, लेकिन दोनों तरफ अपवाद है। दोनों ही तरफ अपवाद है। कौन सा धातु है जो कि ठोस नहीं होता है, द्रव अवस्था में होता है, तो आंसर हो जाएगा पारा, ये अपवाद है। और कौन सा अधातु है जो ना तो ठोस अवस्था में है ना ही गैस अवस्था में है, जबकि द्रव अवस्था में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अपवाद दोनों तरफ है। और एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है कि कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। अगला पॉइंट, तुम लोग को बोले थे कि क्वेश्चन में की व्यवस्था करो, कल तो क्वेश्चन में है। किसी के पास, तुम लोग के पास एक आध दिन घर भेज देंगे ना, 2-4 किलोमीटर तो पैदल जाए पड़ेगा। लिखो, धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। किसी से पुराना क्वेश्चन में मांग लो, जिससे अंदाज़ा लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तुम लोग के पास है ना? कहाँ? कल लेके आना। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, तो अधातु में लिखोगे। अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। ये जितना बोले ना, सब के सब फिजिकल प्रॉपर्टीज था, सब भौतिकीय गुण था। हमसे भौतिकीय गुण और रासायनिक गुण ये सब नहीं पूछा जाता, सिर्फ अंतर पूछेगा। कई पॉइंट हो गया? और लिख लो। अब रासायनिक गुणधर्म, उसको भी लिख लीजिए। रासायनिक गुण भी लिख लो। रासायनिक गुण लिख लो। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, मतलब धातु पे हमेशा कौन से चार्ज आएगा? प्लस। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं विद्युत, अर्थात धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। 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 धातु या धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, अर्थात धातु हमेशा धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। तो अधातु बोलो, उल्टा हो जाएगा। अधातु में क्या लिखोगे? अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है। 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 अधातु विद्युत
ऋणात्मक होता है, अर्थात अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, अर्थात अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, अर्थात अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, अर्थात अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। फिर से, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगला पॉइंट, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है, तो 100% ने कि हर जगह एकदम सही होगा। ये जो बताया जाता है नॉर्मली है, मतलब ठीक है, कॉमनली है, सब के लिए है, सब के लिए इन द सेंस मतलब कि एकदम परफेक्ट है नहीं सर, कहीं कहीं गलती हो जाएगा। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। जबकि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या लिखोगे? अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड वो अलग बात है कि तीनों वो बाद में देखेंगे, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कई पॉइंट हुआ? 8 गो या 9 गो? एक और लिख लो। एगो अंतर नहीं है, कह सकते हैं दोनों में सिमिलरिटी है, ठीक है, अंतर नहीं है, उसको आप नोट में लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि धातु या अधातु दोनों ही, चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, दोनों ही, धातु या अधातु नहीं अंतर लिख लो। अच्छा कैसे लिख रहे हैं? नोट में सातवें पॉइंट में हुआ है, एक और जोड़वा देते हैं, एक और जोड़ लेते हैं, एक और पॉइंट जोड़ लीजिए, नोट वोट देखा जाएगा बाद में, अगर है पॉइंट तो लिख लीजिए। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनाती है। ऐसे ही सब बतावल है रासायनिक अभिक्रिया में, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जबकि अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, जबकि अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। एक बार पानी निकलेगा क्या? हाँ सभी ने है, इसीलिए तो कटवा दिए हम नोट, जितना है इस किताब में उतने लिखा दिए हैं। रासायनिक अभिक्रिया में साफ साफ बोले हैं, यहाँ पर उतना नहीं क्लियर करें, यहाँ जितना लिखल है उतने से काम चलाइए, ठीक है। ज़्यादा है तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण पूरा जब देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा, उसमें पूरा अच्छा समझावल है। यहाँ अभिक्रिया नहीं समझाना, यहाँ धातु के बारे में पढ़ाना, अधातु के बारे में पढ़ाना, तो अभिक्रिया थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या लिखे? कई पॉइंट हो गया? नहीं, रासायनिक गुण के बारे में अगर बोले तो धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि
धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाता है, जबकि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद है धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस। और ये ज़्यादा समझने के लिए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें डिटेल में बताए हैं। बाकी कल स्टार्ट करेंगे धातुओं की प्राप्ति, अकरेंस ऑफ मेटल, खनिज, अयस्क, वयस्क, ये सब, ठीक है। आ जाइए तक खनिज तो नहीं ये बताए होंगे, अयस्क भी नहीं, वो अब मिलेगा नेक्स्ट क्लास से।